सो काइजू नंबर 8 किसे पसंद नहीं है। प्रोबेबली काइजू नंबर 8 सोलो लेवलिंग के बाद इस साल का सबसे हाइप्ड एनीमे है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काइजू नंबर 8 के सबसे ताकतवर कुछ डिफेंस फोर्स ऑफिसर के बारे में। पर हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि आगे स्पॉइलर आने वाले हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट डिवीजन वाइस कैप्टन इजी हाशिकावा के बारे में। उसको मांगा में इतना ज्यादा दिखाया नहीं गया है, पर बंदा फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन है। इसी से पता चलता है कि वो कितना ताकतवर हो सकता है। वो ताकतवर हो सकता है उससे पहले वो जेन दानोवी का बेबी सिटिंग करता है। मतलब जो फर्स्ट डिवीजन कैप्टन है उसी का बेबी सिटिंग उसको करना पड़ता है। पर हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं इसी वजह से पूरा फर्स्ट डिवीजन खुद वो अकेला संभालता है। अगर उसकी पावर्स की बात करें तो उसके पास एक बहुत खतरनाक लेवल का मेटल बॉडी बैटल सूट है, जिसमें उसके कंधे में मशीन गन्स लगा हुआ होता है। देख के लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर हाँ, उसकी ताकत को अभी तक मांगा में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, इतना ज़्यादा बताया नहीं गया। अब बात करते हैं फोर्थ डिवीजन कैप्टन जुगो उगाता के बारे में। इस बंदे के बारे में अब तक मांगा में कुछ भी दिखाया नहीं गया है, लिटरली कुछ भी नहीं। ना इनके फाइट्स, ना इनके पावर्स, कुछ भी दिखाया नहीं गया है। पर हाँ, बंदा फोर्थ डिवीजन कैप्टन है, ऐसे ही तो नहीं बन जाएंगे, है ना, ताकतवर जरूर है। और हाँ, बाद में मांगा में हम ऐसा भी देखते हैं कि उनको मीना आशिरो के साथ साथ बाकी सारे कैप्टन्स वो भी उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर पावरफुल नहीं होंगे तो रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। बाद में एक बार मांगा में हम देखते हैं जब यारू का पावर स्पाइक होता है, तब उसे देख के वो बताते हैं कि यारू बिल्कुल उन्हीं के जैसे है। हाँ, मांगा में उनकी पावर लेवल जो अनलिश करते हैं वो थोड़ा सा कम बताया गया है। पर हाँ, जब वो कहते हैं कि वो भी यारू की तरह अपने पावर को स्पाइक कर सकते हैं या फिर उनके भी पावर स्पाइक होता है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। काप्का की भाई, बंधु, सखा, सब कुछ रेनो इचिकावा या फिर बोल सकते हैं लेनो इचिकावा, उसी के बारे में बात करते हैं। उसी की वजह से तो काप्का डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाया। अगर रेनो इचिकावा की पावर्स की बात करें, पहले तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। नॉर्मली वो अपना 8% पावर पहले अनलिश करता है। तो फिर आप बोलोगे क्या फ़ायदा उसको इस लिस्ट में लाने की? मैं बोलूँगा रुको भाई, क्योंकि उसको इस लिस्ट में आने के लिए जो स्पेशल बनाता है वो है उसका ग्रोथ स्पीड। उसका पावर अप करने का स्पीड इतना भयंकर है कि वो खुद बाद में जाके काइजू नंबर 6 की सूट पहनता है, जिसे कि अब तक पहनने के लिए कोई भी कैपेबल नहीं था। यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा कि उसके पावर्स एबिलिटीज़ क्या क्या है, क्योंकि उसके लिए मैं डिटेल में और एक वीडियो बना रहा हूँ रेनो इचिकावा के पावर्स एबिलिटीज सब कुछ को लेके। उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। भाई, आप सभी जानते हो कि इस बंदी को लिस्ट में आना ही था। क्यों नहीं आना था भाई? जब सभी अपना जो स्टार्टिंग करते हैं पावर अनलिश करने का, वो करते हैं 10 से 20%। ये बंदी पहले से ही 46% पावर अनलिश करके बैठी हुई थी, पर वो यहीं पे नहीं रुकती। क्योंकि बाद में उसकी ताकत की भूख इतना ज़्यादा होता है कि वो खुद अपनी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है। यहाँ तक कि बाद में खुद अपनी मॉम की पहनी हुई सूट, जो नंबर 2 वेपन का सूट है, मतलब काइजू नंबर 2 का सूट है, वो पहनती है और अपने मॉम को ही सरपास करती है पावर लेवल में। बाद में हम देखते हैं वो जो अपनी पावर अनलिश करती है वो 94% अनलिश करती है, मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुद अकेली काइजू नंबर 15 को एक ही बार में मार देती है। थर्ड डिवीजन वाइस कैप्टन सोशिरो ओशिना। हमें काइजू नंबर 8 की शुरू के एपिसोड से ही इसको दिखाया गया है। ये वही था जिसकी वजह से काप्का ज्वाइन कर पाया था, जिसकी इंसिस्ट करने की वजह से काप्का ज्वाइन कर पाया था डिफेंस फोर्स में। पर हाँ, अगर इसकी पावर्स की बात करें, नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इसकी एक कमज़ोरी है, ये बड़े काइजूस को नहीं मार सकता। पर हाँ, जब छोटे काइजूस की बात आता है तो इससे बेहतर कोई नहीं, क्योंकि हम देखते हैं जब काइजू नंबर 10 हमला करने आता है, उसने अकेले काइजू नंबर 10 की पूरी तरह से मार के रखी थी। यहाँ तक कि बाद में काइजू नंबर 10 उसकी फाइटिंग से इतना ज़्यादा इंप्रेस होता है, खुद काइजू नंबर 10 कहता है मुझे उसका सूट बनना है, मतलब उसका वेपन सूट बनना है। और बाद में हम देखते हैं काइजू नंबर 10 का वेपन सूट पहनता है वाइस कैप्टन ओशिना। वो पहले से ही इतना ज़्यादा ताकतवर था कि अपने सूट का 92% यूज़ कर सकता था, लेकिन हाँ, काइजू नंबर 10 का सूट पहनने के बाद उसका खुद 92% नहीं बल्कि 100% यूज़ कर सकता है, अनलिश कर सकता है। काप्का इवेनो, ये देख के आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा कि भाई काप्का इवेनो मेन कैरेक्टर, वो कैसे इतना नीचे आ सकता है 4 नंबर पे। पहले बता दूँ कि वो खुद जब नॉर्मली होता है तब अपना 0% पावर, अपने सूट का 0% पावर अनलिश कर सकता है। लेकिन हाँ, सब कुछ बदलता है जब उसका फॉर्म चेंज होता है, यानी काइजू नंबर 8 में बदलता है।
और इसीलिए हमने उसे लिस्ट में 4 नंबर पे रखा है। लेकिन हाँ, अभी तक हमें काइजू नंबर 8 की उतनी ज़्यादा ताकत और कुछ भी दिखाया नहीं गया है सिवाय एक पंच और किक्स के। सो इसीलिए हम उसे और ज़्यादा ऊपर नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉप 3 में हमारे पास और भी ताकतवर सोल्जर्स हैं। चलिए उनकी बात करते हैं। इशाओ शिनोमिया, अगर आप इस बंदे को नहीं जानते हो तो इसके शक्ल को अच्छे से देख लो, क्योंकि ये बंदा पूरे डिफेंस फोर्स का हेड है। तो ऐसा वैसा कोई डिफेंस फोर्स का हेड नहीं बन सकता है ना, उसको बहुत ज़्यादा ताकतवर होना ही होगा। और साथ ही में ये किकोरू शिनोमिया के फादर भी है, और ये इतना ज़्यादा ताकतवर है कि खुद काइजू नंबर 9 के साथ अकेला फाइट करने के बाद भी काइजू नंबर 9 की हालत पूरी तरह से खराब करके रखा था। यहाँ तक कि काइजू नंबर 9 का कोर तक निकाल आया था। लेकिन तब काइजू नंबर 9 थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर निकला और कहता है, अगर तुम्हारे पास एक काइजू बॉडी होता तो फिर तुम मुझसे जीत सकते थे या फिर मैं तुमसे हार जाता। तो यहाँ से समझ सकते हो कि वो बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। अब बात करते हैं सबकी प्यारी जापान का सबसे ज़्यादा ताकतवर लेडी डिफेंस फोर्स ऑफिसर मीना हाशिरो के बारे में। वो सेकेंड स्पॉट में है, तो आप लोग समझ सकते हो कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। वो अपने सिर्फ एक ही शूट में बहुत सारे बड़े बड़े काइजूस को ढेर कर सकती है। लेकिन हाँ, उसके साथ बाको को कौन भूल सकता है, जो कि उसकी पावर को, उसकी जो अटैक होता है उनको स्टेबलाइज करता है। उसकी मदद से उसकी अटैक्स और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि किसी भी डाइकाइजू लेवल तक के थ्रेट को आसानी से मार सकता है। अगर उसकी कॉम्बैट सूट की पावर अनलिश करने की बात करें तो वो अपने सूट की 96% अनलिश कर सकती है, जो कि लगभग 100% हो जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं सबसे ताकतवर डिफेंस फोर्स ऑफिसर के बारे में, द फर्स्ट डिवीजन कैप्टन जेन नारुमी के बारे में। उसको अब तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ताकतवर डिफेंस फोर्स कैप्टन कहा गया है। यहाँ तक कि उसके पास जो हथियार है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उसका नाम है GS3305। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा है यहाँ पे, लेकिन ये जो हथियार है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक गन और एक तलवार का मिक्सचर किया गया है। मतलब वो चाहे तो दूर से शूट करके भी काइजू को मार सकता है, और चाहे तो पास में जाके एक ही स्लैश में काइजू को मार सकता है, ढेर कर सकता है। और हम मांगा में ऐसा करते हुए उसे बार बार देखते भी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास और एक खास पावर है, वो है उसका रेटिना। हम एक बार मांगा में देखते हैं, जब वो काइजू नंबर 9 की बेटा से लड़ रहा था, तब अपना रेटिना का यूज़ करता है, जो कि R0001 है। उसकी मदद से वो अपने ओपोनेंट की किसी भी ब्रेन जो सिग्नल होता है, उसके ब्रेन सिग्नल को पढ़ सकता है और अपने ओपोनेंट की मूवमेंट को पहले ही पढ़ सकता है, जिसके बाद वो उनके ऊपर जाके अटैक कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और इनस्केपेबल होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने कॉम्बैट सूट का 98% अनलीश कर सकता है। जहाँ पे हम मीना हाशिरो को देखते हैं वो 96% कर सकती है, उससे थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन हाँ, वो क्लोज और लॉन्ग दोनों रेंज से अटैक कर सकता है, जैसा कि मीना हाशिरो नहीं कर सकती। वो तो लॉन्ग से कर सकती है लेकिन क्लोज जाके नहीं कर सकती। पर हाँ, ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि बच्चों जैसी हरकतें करता है, लेकिन हाँ, जब काइजू को मारने की बात आता है तो शायद ही इससे कोई बेहतर हो सकता है। सो कैसा लगा आपको ये रैंकिंग? अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। और क्यों करोगे? क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखने के लिए शुक्रिया। अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच।